परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर खामोश रहते हैं वह लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे दोस्त, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब सफलता मिलेगी तो सबको पता चल जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि मेहनत छुप के करो, सफलता शोर मचा दे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जो है बक्सर का युद्ध, द वार ऑफ बक्सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जीडी का हो, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आज हम 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल में जानेंगे। पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको प्लासी का युद्ध बताया था जो 1757 में हुआ था, पूरी जो उसकी कहानी है, हिस्ट्री है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी क्रम वाइज से, तो उसे देख लीजिएगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। क्योंकि 7 साल का अंतर है, वो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध और 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। तो प्यारे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेना जीत गई थी। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने मीर जाफर यानी कि जो बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला, उनका सेनापति था मीर जाफर, और उसको रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना में मिला लिया था क्योंकि वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था और उसे गद्दी का लालच था। तो वो अंग्रेजी सेना से मिल गया, जिससे क्या हुआ कि उसने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला की हत्या करा दी और खुद अंग्रेज़ों द्वारा उसे क्या किया गया कि बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है कि बंगाल का नवाब, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे बना दिया था, मीर जाफर को बना दिया था। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो वो था मीर जाफर। अब क्या हुआ प्यारे साथी कि अंग्रेज क्या था, अंग्रेज़ों के अधीन था मीर जाफर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। तो अंग्रेज़ जो कहते थे उसे करना पड़ता था मजबूरी बस, क्योंकि एक तरह से वो गुलाम की तरह था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब नवाब बनाया है तो वो हटा भी सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, ये मीर जाफर क्या था, अंग्रेज़ों के अधीन था और उनकी ही जी हजूरी करता रहता था। इसी बीच क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में दस्तक प्रणाली की शुरुआत की। दस्तक प्रणाली क्या होती है प्यारे दोस्त, इसे ध्यान से समझिएगा। दस्तक प्रणाली होती है कि अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार का टैक्स जो था वो नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब प्यारे दोस्त कि अंग्रेज़ों को बंगाल में जो व्यापार का टैक्स था, यानी कि जैसे कोई भी कंपनी जब व्यापार करने आती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने आई, तो वो क्या करती थी कि जो उसका शासक होता था, नवाब होता था या बादशाह होता था जो उस एरिया का जहाँ पर वो व्यापार करते थे, वहाँ पर शासक कुछ टैक्स लेता था कि उसे भी फायदा हो और कंपनी वो टैक्स देती थी। लेकिन जब बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि किस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया, तो वो था प्लासी का युद्ध। और जब वहाँ के शासक खुद अंग्रेज बन गए तो वो जो कहेंगे वो मीर जाफर को करना पड़ेगा, क्योंकि मीर जाफर उनके अधीन था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया था, तो वो हटा भी सकते थे। तो वो हमेशा डराया करते थे मीर जाफर को, और उसी बीच उन्होंने दस्तक प्रणाली की वहाँ शुरुआत की। यानी कि बंगाल के जो स्थानीय व्यापारी थे, जो भारतीय यानी जो बंगाल के लोग थे, उन्हें तो टैक्स देना पड़ता था नवाब को, लेकिन जो अंग्रेजी कंपनियां व्यापार करने आती थी या अंग्रेज जो व्यापार करते थे, उनका टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब इससे बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि जो बंगाल के मूल निवासी हैं वो तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं दे रहे हैं, जिससे नवाब को भी बहुत घाटे हुए और अंग्रेज़ों का तो टैक्स एकदम फ्री हो गया। तो दस्तक प्रणाली है कि अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यही थी दस्तक प्रणाली। अब इससे क्या हुआ कि मीर जाफर एकदम नाराज़ हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते थे, हमेशा मीर जाफर से रुपए मांगा करते थे, कभी ये मांग लें वो मांग लें, कभी मतलब मीर जाफर एकदम तंग हो गया। वो सोच रहा था कि ऐसे तो नवाब बनने में कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से शासन नहीं कर
पा रहा हूँ। अब उसने धोखा भी दिया था सिराजुद्दौला को और धोखा देकर वो शासक बना किसी प्रकार से। लेकिन जब आप किसी की सहायता से बनते हैं शासक तो उसका हमेशा दबाव आपके ऊपर रहता है। तो यही कारण था कि अंग्रेज़ों का दबाव हमेशा मीर जाफ़र के ऊपर रहता था कि हमेशा ये कहा करते थे कि हटा दूंगा मैं आपको नवाब के पद से। तो ये डर हमेशा सताए रहता था। तो एकदम मीर जाफ़र तंग हो गया। और मीर जाफ़र क्या था, एक अयोग्य शासक था, यानी कि ये अयोग्य था। कहने का मतलब ये कुछ नहीं करता था, एकदम ऐसे आराम से जीवन काट रहा था, जो टैक्स आता था उसे दे देता था। तो अंग्रेज भी चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा टैक्स मिले, उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी, जैसे मैं हूँ, मैं आपको किसी काम की जिम्मेदारी दूंगा तो मैं भी सोचूंगा कि आप मुझे ज़्यादा प्रॉफिट ला कर दें। लेकिन क्या हुआ इस स्थिति में कि मीर जाफ़र एकदम अयोग्य था, एकदम मतलब एकदम हमेशा आराम किया करता था, राजसी जीवन व्यतीत कर रहा था। तो वो अंग्रेज़ों के लिए भी नुकसान पड़ रहा था, उसे ज़्यादा वो टैक्स वैक्स नहीं दे पाता था। तो इससे परेशान होकर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का शासक बना दिया। यहाँ पर बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर कासिम बन गया। आपसे पूछा जाए कि मीर कासिम मीर जाफ़र में क्या संबंध था, तो मीर कासिम इसका दामाद था, मीर जाफ़र का क्या था, दामाद था। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने नवाब किसको बना दिया प्यारे साथी, मीर कासिम को बना दिया। अब ये जो मीर कासिम था ये प्यारे दोस्त एक योग्य शासक था, बहुत ही कुशल बुद्धि वाला था और ये भी नहीं डरता था। जैसे सिराजुद्दौला थे उसी तरह का शासक ये भी था, बहुत ही अच्छा शासक था, यानी ये डरता वरता नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो पता नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा योग्य शासक है और ये डरता नहीं है। तो इसने अंग्रेज़ों ने गलती से यानी कि मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया और ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी भूल थी। अभी आपको आगे पता चलेगा कि आखिर क्यों ये भूल थी। क्योंकि मीर कासिम आया तो पहले एक साल इसने आराम से शासन किया, अंग्रेज़ों ने जो कहा वो किया। फिर उसे धीरे धीरे पता चलने लगा कि किस तरह अंग्रेज उस बंगाल को एकदम खोखला कर रहे हैं, यानी भारत या बंगाल को एकदम खोखला कर रहे हैं अंदर ही अंदर से। जैसे टैक्स दस्तक प्रणाली से क्या होता था, अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो जिससे क्या होता था कि राज्य को कहीं ना कहीं हानि होती थी। और ये कारण कहीं ना कहीं मीर कासिम को पता चल गया कि ये एकदम अंदर से राज्य को खोखला कर रहे हैं। और इसका पता चलते ही मीर कासिम ने क्या किया प्यारे साथी, उसने दस्तक प्रणाली को हटा दिया। दस्तक प्रणाली यानी कि जो अंग्रेज़ों को व्यापार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो उसने पहुंचते ही पहले दस्तक प्रणाली को बंगाल से हटाया कि ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं सबसे टैक्स लूँगा, चाहे वो मेरे राज्य के व्यापारी हों या अंग्रेज हों। और उसने दस्तक प्रणाली को ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे आपसे कहा जाए कि आप किसी के विरुद्ध कोई प्लानिंग करें, तो आप सोचेंगे मैं दूर होकर उसके विरुद्ध प्लानिंग करूं जिससे उन्हें ज़्यादा पता ना चले। पहले कारण क्या था कि पहले बंगाल की राजधानी जो थी वो क्या थी, मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद थी इसकी राजधानी, क्या थी, मुर्शिदाबाद थी इसकी राजधानी, बंगाल की राजधानी। तो क्या हुआ प्यारे साथी, ये बहुत ही नज़दीक पड़ती थी अंग्रेजी सेना से, तो अंग्रेज यहाँ कुछ भी चर्चा होती थी तो पता लगा लेते थे। लेकिन फिर मीर कासिम ने क्या किया कि बंगाल की राजधानी ही बदल दी। बंगाल की राजधानी बदलकर उसने क्या कर दी, नई राजधानी बनाई जिसे मुंगेर कहा गया। मुंगेर अब बिहार में पड़ता है, पहले ये बंगाल में ही आता था। और मीर कासिम ने क्या किया कि राजधानी बदल दी और नई राजधानी किसको बनाई, मुंगेर को बनाई, क्योंकि ये अंग्रेजी सेना से काफ़ी दूर थी, तो वहाँ पर वो प्लानिंग और अच्छे से कर सके। और तब उसने क्या किया कि मुंगेर को बंगाल की नई राजधानी बना दी। और यहाँ पर उसने क्या किया प्यारे साथी, यहाँ पर वो अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अपनी टीम तैयार करने लगा। और साथ ही साथ इसने मुंगेर में क्या किया कि बारूद का कारखाना बना दिया, जिससे अंग्रेज एकदम तहलका मच गया, एकदम वो डर गए कि अरे मुंगेर में बारूद का कारखाना बना दिया तो इससे तो अंग्रेज़ों को खतरा होगा। वो प्लानिंग कहीं ना कहीं कर रहा था कि मैं अंग्रेजी सेना को यहाँ से खदेड़ दूँ, इसीलिए उसने राजधानी बदली और उसने मुंगेर को बनाया। और मुंगेर में उसने बारूद का कारखाना बनाया जिससे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ सके। इससे अंग्रेज़ एकदम घबरा गए और घबरा कर उन्होंने तुरंत, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही मीर कासिम को नवाब बनाया था, तो अंग्रेज़ों ने ही तुरंत मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया और नवाब के पद से हटाकर फिर से मीर जाफ़र को
नवाब बना दिया प्यारे साथी, क्योंकि वो डर गए थे। अब इससे मीर कासिम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने कहा नहीं, ये मेरा हक है, मैं बंगाल का शासक रहूँगा, मैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। अब प्यारे साथी उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला के बाद शासक कौन बना था, नवाब कौन बना था बंगाल का, तो वो था मीर जाफर। उसके बाद कौन बना था, मीर कासिम। फिर मीर कासिम के बाद कौन बन गया था, फिर से मीर जाफर बन गया था। मीर जाफर 2 बार बना, एक बार सिराजुद्दौला के बाद, फिर उसे हटाकर मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर बन गया। अब क्या हुआ कि जब उसे पद से हटा दिया गया मीर कासिम को, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और वो एकदम क्रोधित हो गया और एकदम युद्ध लड़ने के उस पर आ गया। फिर मीर कासिम कहाँ गया प्यारे साथी, वो गया अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब उस समय कौन थे, सुजाउद्दौला थे। सुजाउद्दौला आप नोट कर लीजिएगा। मीर कासिम कहाँ गया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलने गया और वहाँ पर कहा कि हम सभी अब अंग्रेज़ों को खदेड़ देंगे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। अब सुजाउद्दौला ने भी मीर कासिम का साथ दिया और सुजाउद्दौला ने कहा कि चलिए हम दिल्ली के नवाब जो थे, जो मुग़ल शासक उस समय के थे, शाह आलम द्वितीय, उन्होंने कहा चलिए उनसे भी बात करते हैं, अगर वो हमारी मदद करेंगे तो हम ये युद्ध डेफिनेटली जीत जाएंगे। फिर मीर कासिम जो था, मीर कासिम पहले गया प्यारे साथी अवध के नवाब के बाद, वहाँ पर उन्होंने बात की कि मुझे नवाब के पद से हटा दिया गया है, आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि इन दोनों में मित्रवत संबंध थे, ये दोनों आपस में मित्र थे। फिर ये दोनों लोग गए दिल्ली के बादशाह उस समय थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से मिलने गए और उनसे बात की कि हमें युद्ध लड़ना है, हम अंग्रेजी सेना को अब खदेड़ देंगे, भारत यानी कि बंगाल से भी और भारत से भी। तो इन तीनों की एक टीम बन गई कि हाँ अब अंग्रेज़ों को क्या करना है, यहाँ से खदेड़ देना है भारत और बंगाल से। अब बहुत हो गया, अब हम सभी किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे, अब हम युद्ध लड़ेंगे। तो ये तीनों एक साथ हो गए और इन्होंने अपनी सेना कूच कर दी बंगाल की तरफ अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अब प्यारे साथी क्या हुआ कि जब ये तीनों एक साथ हो गए, अंग्रेज़ों को पता चला कि ये तीनों शासक एक साथ होकर लड़ने आ गए, तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं घबरा गए और उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तो इधर से प्यारे साथी इनकी सेना चली जो थी मीर कासिम थे, इधर से सुजाउद्दौला थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मैं लिखे देता हूँ सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे प्यारे साथी। ये तीनों एक साथ थे जैसा कि मैंने आपको बताया और विरुद्ध में अंग्रेजी सेना थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था प्यारे साथी हेक्टर मुनरो नाम का सेनापति, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध में किसे भेजा था, हेक्टर मुनरो को भेजा था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि मैं इस युद्ध में आऊँगा तो मैं मारा जाऊँगा, क्योंकि उसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध किसी तरह युद्ध लड़ा था मीर जाफर को अपने में मिलाकर। तो ये तीनों रॉबर्ट क्लाइव पर एकदम गुस्सा थे, तो वो जानता था कि मेरी हत्या हो जाएगी इस युद्ध में, तो वो खुद नहीं आया, उसने अपने एक योग्य सेनापति हेक्टर मुनरो को युद्ध के लिए भेजा। अब इन दोनों में युद्ध प्यारे साथी कब हुआ, इन दोनों में युद्ध 1764 में बक्सर नामक स्थान पर हुआ और जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, तो बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। एक तरफ कौन थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना त्रिगड़ी सेना थी, यानी 3 लोगों की सेना थी, 3 शासक इसमें थे और इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय कर रहा था और विरुद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि इनके पास तो वही तलवार, घोड़े और हथगोला वैसे छोटे मोटे टाइप का था, लेकिन जो अंग्रेजी सेना थी वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे तब बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये 1757 का प्लासी का युद्ध नहीं था, ये बक्सर का युद्ध था। तो अंग्रेजी सेना के पास टेक्नोलॉजी बहुत आ गई थी, उसके पास तोपें थीं, बंदूकें थीं, बहुत सारे यंत्र थे, जिससे क्या हुआ, बड़े बड़े बम थे। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना ने खूब बम फेंके और उनके पास पुराने हथियार, वही जो पुराने युद्धों में प्रयोग किए जाते थे, तो उसमें सेना तो इनकी बड़ी थी, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने इनको हरा दिया।
किनको हरा दिया? मीर कासिम, सुराउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को युद्ध में हरा दिया। और बक्सर के युद्ध में इनकी पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। आपसे पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध में कौन जीता, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जीती और उसने इन तीनों को हटा दिया। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्या थी? हार थी, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों का सिर्फ बंगाल में शासन था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय भी थे जो उस समय दिल्ली के शासक थे और उस समय भारत के जो बादशाह थे वो शाह आलम द्वितीय ही थे। अब जब इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय खुद पराजित हो गए तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि अभी तक अंग्रेजों का सिर्फ बंगाल पर शासन था, लेकिन बक्सर के युद्ध में पराजय होने के बाद क्या हुआ, या बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत यानी कि ऑल ओवर इंडिया में शासन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में हो गया, तो वो था प्यारे साथी बक्सर का युद्ध। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिए ज़्यादा। यहाँ पर मैंने बुलेट पॉइंट से नोट किए हैं, मैं आपको स्टोरी जो बता रहा हूँ उसे ज़्यादा सुनिए और जो जो बता रहा हूँ उसे नोट करते चलिए। तो मैंने बताया कि किस युद्ध के बाद, अगर आपसे पूछा जाए किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में हो गया, तो वो था बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद प्यारे साथी क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुई, क्योंकि अंग्रेजी बहुत गुस्सा हो गए और वो शाह आलम द्वितीय पर भी बहुत गुस्सा थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल का ये मामला था, तुम यहाँ पर क्या आ गए। और कहीं ना कहीं ये जो युद्ध हुआ था बहुत ही जल्दी इसकी प्लानिंग हुई थी, एक अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाई, जो इसके पीछे हारने का सबसे बड़ा रीज़न था। और उसके साथ साथ अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी बहुत थी, तो वो इस युद्ध को आसानी से जीत गए। अब इसके बाद क्या हुआ प्यारे साथी, इसके एक साल बाद 1765 में क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। जिसे एक संधि हुई जिसे हम क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ प्यारे साथी, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि इलाहाबादी संधि के बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि में ये कहा गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अंग्रेजों का पूर्ण शासन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा मुझे यहाँ पर पूर्ण शासन नहीं करना है। अंग्रेजों ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था आप ले लो, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी है वो मुझे दे दो। दीवानी कहने का मतलब टैक्स, जो इन तीन राज्यों से टैक्स आएंगे वो अंग्रेजी सरकार रखेगी, और जो प्रशासन है यानी जो शासन करने का है वो शाह आलम द्वितीय को ही दे दिया। आपको इसे लिखना होगा कि इलाहाबाद के संधि में क्या हुआ प्यारे साथी कि जो बिहार था आपका, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो दीवानी था, दीवानी यानी कि दीवानी कहने का मतलब टैक्स, दीवानी विभाग था, यानी कि जो टैक्स इन राज्यों से प्राप्त होगा या जो भी आय होगी उसे कौन रखेगा, उसे अंग्रेज रखेंगे। और इन तीनों जगहों की जो शासन व्यवस्था है वो शाह आलम द्वितीय देखेंगे, यानी सिर्फ शासन करेंगे शाह आलम द्वितीय, और जो टैक्स होगा वो अंग्रेज ले जाएंगे। जो यहाँ का टैक्स मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा उसे अंग्रेज ले जाएंगे। और प्यारे साथी ये क्या था, ये भारत में पहला द्वैध शासन का एग्जाम्पल था। यानी कि द्वैध शासन कहने का मतलब जहाँ पर दो शक्तियाँ शासन करें, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शाह आलम द्वितीय देख रहे थे, यानी कि मुगल शासक देख रहे थे, और जो दीवानी यानी कि जो आय की व्यवस्था थी, दीवानी जो टैक्स प्राप्त होता था वो अंग्रेज ले जाते थे। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया, द्वैध शासन कहा गया। और इसी ने भारत में द्वैध शासन की नींव रखी। किसकी? द्वैध शासन। द्वैध शासन यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों का शासन होता है, जैसे कि आप देखते हैं इस समय वर्तमान में भारत में द्वैध शासन है कि सभी राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केंद्र में एक सरकार है। तो ये क्या है, एक तरीके से द्वैध शासन है। तो प्यारे साथी ये इसने क्या किया कि नींव रखी, यानी मेन कमान तो अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, वो कहें चाहें तो कुछ भी निर्णय कर सकते हैं, लेकिन वैसे दो शासन होंगे। टैक्स यानी कि जो फायदा होगा वो अंग्रेज लेंगे, लेकिन जो बझाने वाला काम है कि प्रशासन देखना, ये थोड़ा लंबा काम होता है, तो इसे शाह आलम द्वितीय को दे दिया और कहा कि मुझे सिर्फ टैक्स चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, इसमें अंग्रेजी सेना जीत गई थी। और इसके बाद ही क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया, क्योंकि उन्होंने जब मुगल बादशाह को ही हरा दिया जो पूरे भारत पर शासन करता था, तो पूरे भारत के क्षेत्र उसके कंपनी के कब्जे में आ गए। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जो दीवानी थी इन तीनों राज्यों की वो रखी अंग्रेजों ने, और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी
उसे दे दिया शाह आलम द्वितीय को। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है एकदम अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।